नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश में आज हो रही राजनीतिक हलचल की खबरों की करेंगे। बात माकन के मिशन मरुधरा की भी होगी। इसके बाद बात होगी आबकारी विभाग की, जो शराब तस्कर के खिलाफ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाएंगे आपको उस घूसखोर आईपीएस के बारे में जो बड़े बड़े राज उगलने वाला है। इसके अलावा बात होगी हक के लिए हल्ला बोल की। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में घूसखोर आईपीएस की पेशी से पहले इस आईपीएस का कोरोना टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट के बाद मेडिकल हुआ और फिर अब कोर्ट में पेशी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मनीष अग्रवाल की कोर्ट में पेशी और उससे पहले कोरोना टेस्ट और मेडिकल। मनीष अग्रवाल का करवाया गया, पेशी से पहले कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद मेडिकल करवाया गया और अब कोर्ट में पेशी। रिश्वतखोरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आईपीएस और तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल पर 38 लाख रुपए की मंथली वसूली के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी आईपीएस पर करीब 4 लाख रुपए की मंथली वसूली और 10 लाख रुपए एक केस को रफा दफा करने के मामले में ये जो मंथली वसूली का मामला सामने आया है। इसके अलावा जो एसीबी ने जांच की है उसमें 31 लाख रुपए एक डायमंड कंस्ट्रक्शंस कंपनी नाम से भी आरोपी द्वारा रिश्वत के पहले ले लिए गए थे। आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल पर करीब 25 लाख रुपए की घूस एक पॉक्सो एक्ट के मामले को रफा दफा करने के एवज में मांगने के आरोप भी है। यही नहीं, जो पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं, जो इनके क्षेत्र में जो थाना इंचार्ज थे, उनसे भी मंथली वसूली बनाने का दबाव आईपीएस आरोपी मनीष अग्रवाल पर है। जो एसएचओ अगर इनको मंथली वसूली नहीं देते थे, उनको नोटिस देकर परेशान किया जाता था। इसके पुख्ता सबूत एसीबी ने जुटाए हैं। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार करके एक दिन के लिए एसीबी के हवालात में रखा। उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई। मेडिकल रिपोर्ट के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर जो है वहां डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे में उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है तैयार की है। यहाँ जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर उनकी कोविड-19 टेस्ट करवाई थी। हम दिखाना चाहेंगे, कोविड-19 टेस्ट सेंटर है ये जयपुर का सबसे अहम। यहाँ पर एसीबी की टीम आरोपी जो आईपीएस मनीष अग्रवाल है उसको लेकर के आई थी। जब आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने आप को केबिन के पीछे छुपाने की कोशिश की। वो लगातार अपना चेहरा छुपा रहे थे ताकि उनके कारनामों को लोग पहचान नहीं सकें, उनको लोग पहचान नहीं सकें। एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, वो निश्चित तौर पर अगर कहीं गलत होता है तो उस पर उसको अपना मुंह छुपाना लाजमी पड़ जाता है। यहां एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं राकेश। रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको इस घूसखोर आईपीएस के बारे में, तमाम बातें आप तक पहुंचा रहे थे, किस तरह से इसने अपने करप्शन का किला खड़ा किया। राकेश, कितनी देर बाद इसकी पेशी होनी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सुमित, इस वक्त हम जो एसीबी कोर्ट के बाहर खड़े हैं, वहां पर एसीबी की टीम ने आरोपी जो आईपीएस मनीष अग्रवाल है उसको कोर्ट में पेश कर दिया है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा एक संकेत राज्य सरकार ने इस कार्रवाई के जरिए दिया है, क्योंकि जिस आईपीएस को एक जिले की जिम्मेदारी दी थी, वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी, वो जो खुद ही कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा था। जिस एक कंपनी से इन्होंने मंथली वसूली की थी, उसके 110 डंपरों के संचालन के लिए 4,000 रुपये प्रति डंपर के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए महीने की जो एक इन्होंने मंथली वसूली की डिमांड की थी। इसके अलावा एक 385/20 दौसा जिले की एक एफआईआर है, उसमें 10 लाख रुपए उसको रफा दफा करने के मामले में भी 10 लाख रुपए उस जो कंपनी है उससे मांगे थे। तो चूंकि सरकार ने जो एक बहुत भ्रष्टाचार के मामले में ट्रांसपेरेंट नीति बना रखी है, जीरो टॉलरेंस की नीति, उसी के तहत इसकी आरोपी की शिकायत अब से पहले एसीबी में आने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच चुकी है। जो विजिलेंस है पुलिस विभाग का, वहां भी पहुंची है। इसके अलावा
रेंज आईजी के पास भी इसकी शिकायत पहुंची थी। बहुत सारी शिकायतों का अंबार लग गया था, लेकिन जब सरकार ने ये देखा कि जिस अधिकारी को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है, जिस अधिकारी को प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अधिकारी खुद ही जब कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाने में मशगूल है, तो सरकार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, उसको एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार सहित एंटी करप्शन ब्यूरो किसी को नहीं बख्शने वाला है। जो जिस पद पर बैठा है, जिम्मेदारी जो उसकी है, उसको पूरी तरीके से करे। हम दिखाना चाहेंगे, अभी हम एसीबी कोर्ट परिसर के बाहर हैं, जहां पर जो आरोपी है उसको पेश किया गया है। यहाँ से कुछ समय बाद जो है अदालत इस मामले में अपना निर्णय देगी, क्योंकि जो एसीबी की टीम है वो अपने साक्ष्य भी वहाँ रख रही है आरोपी के खिलाफ। तो इस निश्चित तौर पर जैसा आपसे पहले जो एसीबी की कार्रवाई में शामिल हुआ है, कोई भी आदमी ट्रैप हुआ या गिरफ्तार हुआ है, उसको अदालत द्वारा जो एक कानून विधिवत तरीके से जो है एक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो अभी यहाँ कार्रवाई शुरू हुई है, कार्रवाई आगे चलेगी और उसके बाद एसीबी की टीम हो सकता है रिमांड मांग ले, तो रिमांड मांगेगी तो इस जैसे न्यायालय रिमांड देता है या सीधे जेल भेजता है, ये देखना होगा। राकेश, जम्मू कश्मीर से किस तरह ये घूसखोर आईपीएस राजस्थान आया, ये कहानी भी बताइए। ये ज़रूरी है दर्शकों के लिए जाननी, क्योंकि इनका इतिहास आज से नहीं बल्कि सदियों से इनका इतिहास काला ही रहा है। इनके पारिवारिक जिंदगी, इनकी पृष्ठभूमि का इतिहास भी काला रहा है। राकेश, बिल्कुल देखिए सुमित, जिस तरीके से इनके काले कारनामे शुरू हुए थे, जैसे इन्होंने एक आईपीएस की नौकरी ज्वाइन की, जम्मू कश्मीर कैडर में सबसे पहले लगे थे, वहां पर जब ये प्रोबेशन पीरियड में थे तभी से इन्होंने भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर दिया था। एक मामले को रफा दफा करने के एवज में 2.5 लाख रुपए की घूस जो है इन्होंने ली थी। तो जम्मू कश्मीर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वहां पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें इनके खिलाफ जो आरोप थे वो प्रमाणित पाए गए हैं और उसके बाद एसीबी ने चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी है इस आरोपी के खिलाफ। तो वहां ये मामला प्रूव हो गया है कि जो आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल हैं, इन्होंने वहां पर 2.5 लाख रुपए की घूस ली थी। इसके अलावा 25 लाख रुपए जहां तक इनका जो इन्होंने अपना जम्मू कश्मीर से राजस्थान में जो ट्रांसफर कैडर करवाया था वो एक किसी महिला अधिकारी के साथ, चूंकि इनका विवाह हुआ था तो उसके आधार पर इन्होंने अपना कैडर चेंज करवाया था। लेकिन अब जो पारिवारिक बैकग्राउंड को अगर देखें तो इन्होंने उस महिला के साथ भी शायद इनका तलाक हो चुका है और उसके बाद जो है दूसरी शादी भी इन्होंने की है। तो यानी जम्मू कश्मीर से राजस्थान आने के बाद इन्होंने जो भ्रष्टाचार का खेल शुरू किया था वो लगातार यहां पर जारी रहा। जहां जहां पदस्थ रहे वहां विवादों में रहे। सरकार ने इनको मौका दिया, जब शिकायतें इनकी बाड़मेर में आई वहां से हटाया, उसके अलावा जब और भी शिकायतें आई तब इनको दूसरी जगह लिया, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी देते हुए इनको दौसा लगाया। लेकिन दौसा में पहुंचते ही इन्होंने प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय अपने जो एजेंडे थे, जो पद के दुरुपयोग की बात आती है, जो सरकार एक मनसा, विकास की मनसा लेकर चल रही थी, चलिए राकेश बने रहिए आप हमारे साथ, ये खुद आड़े। फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। इससे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं इस करप्शन के कप्तान की पूरी कहानी। न खाकी वर्दी का रखा मान, न शपथ की रखी कभी लाज, गुलाबी नोट के लिए करते रहे कांड, जहां भी गए घूस ही घूस लेते रहे। करप्शन ही मेरा कर्म, रिश्वत ही मेरा ईमान, गुलाबी नोट मेरी जान, करप्शन का कप्तान मेरी पहचान। कुछ ऐसी ही कहानी है करप्शन के कप्तान कहे जा रहे मनीष अग्रवाल की, जिन पर आरोपों की ऐसी झड़ी लगी है जिसने उनके कांधे पर लगे स्टार के सम्मान को भी तार तार कर दिया है। लाखों रुपए के रिश्वत के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचे मनीष अग्रवाल का जो काला इतिहास एसीबी खंगालने में लगी है वो इतना दागदार है कि आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे और एक ही आवाज दिल से आएगी, ये तो करप्शन का कप्तान है। करप्शन के कप्तान कहे जा रहे मनीष अग्रवाल की कहानी में घूसखोरी का बेशुमार पैसा तो है, साथ ही शादी से तलाक और जम्मू कश्मीर से राजस्थान पहुंचने की वो कहानी भी, जिसके जरिए उन्होंने अपने लिए घूसखोरी का दरीचा खोले रखा। 10 साल के करियर में महज 6 साल राजस्थान में रहे। 6 साल में सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के लिए 2 जिलों में कप्तान बनाए गए।
इससे पहले जम्मू कश्मीर में थे, वहां करप्शन कर राजस्थान आने के लिए राजस्थान कैडर की आईपीएस से शादी की। शादी के बाद जब राजस्थान आए तो तलाक ले लिया और जो खुला खेल फर्रुखाबादी जम्मू कश्मीर में शुरू किया था वो यहां भी फुल जारी रखा। और उसी फर्रुखाबादी खेल का नतीजा है कि आज मनीष अग्रवाल सलाखों के पीछे हैं। चलिए अब आपको मनीष अग्रवाल के काले खेल की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं, ताकि आप ये अच्छी तरह जान सकें कि क्यों उन्हें करप्शन का कप्तान कहा जा रहा है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले मनीष अग्रवाल 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मनीष अग्रवाल को सबसे पहले जम्मू कश्मीर कैडर मिला। मनीष अग्रवाल की पहली पोस्टिंग बतौर एसडीपीओ रामनगर हुई। जम्मू कश्मीर में ही पहली बार मनीष पर घूस लेने का आरोप लगा। एक लड़की के खुदकुशी केस में आरोपियों को छोड़ने के बदले घूस ली। जम्मू में मनीष पर 5 लाख रुपए घूस लेने का केस 2015 में दर्ज हुआ था। जम्मू में घूसकांड की शुरुआत करने वाले मनीष अग्रवाल ने इसके बाद राजस्थान आने के लिए राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी से शादी की। शादी के बाद उनका तबादला राजस्थान हो गया और कुछ वक्त के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। पत्नी से तलाक होने और जम्मू में केस दर्ज होने के बाद भी मनीष अग्रवाल का पैसों से मोह नहीं छूटा और उन्होंने गुलाबी नोट के लिए घूसखोरी की काली दुनिया सजा ली। आरोप है कि मनीष अग्रवाल थानेदारों से हर महीने एक मुश्त रकम वसूलते थे। कई थानों के इंचार्जों को नोटिस थमाकर उन्हें हटाने के बदले घूस ली। दौसा में एक रेप केस दबाने के बदले 25 लाख रुपए घूस की मांग की। हाईवे निर्माण में लगी एक कंपनी से 31 लाख रुपए की रिश्वत ली। 2018 में पहली बार एसपी बने, लेकिन 3 महीने में हटाए गए। दौसा में हाईवे बना रही एक कंपनी से हर महीने 4 लाख रुपए लेते थे। बार बार रिश्वत लेने के आरोपों की वजह से मनीष अग्रवाल का तबादला दर तबादला होता रहा और महज 6 साल की राजस्थान सर्विस में उन्हें कई जिलों का चक्कर काटना पड़ा। मसलन राजस्थान आने पर 12 जून 2014 से 27 अक्टूबर 2014 तक एपीओ रहे। 28 अक्टूबर 2014 से जुलाई 2015 तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी हेडक्वार्टर रहे। जयपुर में 22 जून 2015 से 6 जुलाई 2016 तक एसपी एससीआरबी रहे। 30 जुलाई 2018 से 23 नवंबर 2018 तक बाड़मेर के एसपी रहे। 24 नवंबर 2018 से 6 जनवरी 2019 तक फिर एपीओ रहे। 8 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2019 तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एसपी रहे। 16 अक्टूबर 2019 से 5 जुलाई 2020 तक जीआरपी अजमेर में एसपी रहे। 6 जुलाई 2020 से 6 जनवरी 2021 तक दौसा के एसपी रहे। भ्रष्टाचार की अमरबेल में 2 एसडीएम फंसने के बाद अब आईपीएस मनीष अग्रवाल भी फंस चुका है और अब यह कयास लगाया जा रहा है या फिर यह चर्चा की जा रही है कि आखिर अगला नंबर किसका है। हम दौसा के एसपी ऑफिस में खड़े हैं। यहाँ पर मनीष अग्रवाल 6 से 7 माह तक के यहाँ पर कार्यकाल रहा और उनका कार्यकाल पूरी तरह विवादों में रहा। भ्रष्टाचार से लेकर वो दबाव बनाकर करप्शन का खेल खेलते थे और इस गौरव धंधे में उनका एक दलाल सक्रिय रहता था और उस दलाल के माध्यम से रिश्वत की बड़ी डिमांड की जाती थी, मासिक बंदी की डिमांड की जाती थी, साथ ही केस को रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी जाती थी। ऐसे में 38 लाख की रिश्वत के मामले में आईपीएस मनीष अग्रवाल अब एसीबी की जद में है। लेकिन
लेकिन उसके बाद में जो दौसा जिले के अन्य थानाधिकारी हैं, और दौसा जिले में करीब जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये 7 थाना क्षेत्रों में होकर गुजर रहा है। ऐसे में जब आईपीएस मनीष अग्रवाल की कल गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही जो थानाधिकारी हैं और अन्य पुलिसकर्मी हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं। उनकी रात काफी मुश्किल से कटी है। उनको भी डर लगने लगा है कि कहीं एसीबी की जो पकड़ है, एसीबी की जद है, वो उन तक नहीं पहुंच जाए। ऐसे में अब दौसा के जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरह चिंतित है। हालांकि जो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं था वो खुली सांस में जी रहा है, लेकिन जो रिश्वत खेल में शामिल था, जो आईपीएस मनीष अग्रवाल के लिए दलाली का काम करता था, जो आईपीएस मनीष अग्रवाल को परिवादी को भेजता था दबाव बनाकर के एसपी मनीष अग्रवाल से मिले और दलाल के माध्यम से जो रिश्वत का खेल होता था, ऐसे में जो आईपीएस मनीष अग्रवाल के संपर्क में थे उन सभी पुलिस अधिकारियों की चिंताएं अब बढ़ चुकी हैं। मतलब साफ है, मनीष अग्रवाल ने ठान रखा था नौकरी जाए तो जाए, इज्जत उछले तो उछले, करारे नोट हाथ से किसी भी सूरत में जाने नहीं चाहिए। और इसी सोच की वजह से आज करप्शन का ये कप्तान सलाखों के पीछे है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। मनीष की पूरी कहानी हमने आपको दिखाई। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, मनीष अपने मन का ईश था, इसने किसी की नहीं सुनी, इसने अपनी वर्दी की परवाह नहीं की, इसने अपने परिवार की परवाह नहीं की। जो इसके दिल ने कहा, जो इसके मन ने कहा, ये वही करता चला गया। लेकिन सवाल ये है राकेश, जम्मू कश्मीर में 2015 में पहली बार इसके ऊपर रिश्वत का आरोप लगा था, केस दर्ज हुआ था, तब से लेकर अब तक ये खुला खेल खेलता रहा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला है, हमारे पास एसीबी की जो एफआईआर की कॉपी है जिसमें जो आरोपी जो दलाल नीरज मीणा है उसने जो एसीबी को बयान दिए, इसके अलावा जो परिवादी है उसने शिकायत दी है, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जिन कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी सरकार ने, अगर जिस अधिकारी को विकास कार्यों को लगाया था, विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा वही अधिकारी बन रहा था और सरकारी सिस्टम को सपोर्ट करने के बजाय खुद की तिजोरियां भर रहा था घूसखोरी से। इस मामले में जो तत्कालीन जिला कलेक्टर दौसा थे उन्होंने इनको कई बार आगाह भी किया था, क्योंकि इसकी शिकायत जिला कलेक्टर के साथ साथ आईजी, रेंज आईजी तक भी पहुंची थी, पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंची थी, विजिलेंस तक भी पहुंची थी, सब जगह शिकायत पहुंची थी। लेकिन इन्होंने अपना जो पाप का खेल है वो बंद नहीं किया था। लगातार ये चौथ वसूली और रिश्वतखोरी में शामिल रहे थे। जो कंपनी है जो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम राजस्थान से कर रही थी, उसमें जो डंपर, इनके जो डंपर चलते थे वहां पर जो स्थानीय थानाधिकारी हैं, क्षेत्रीय थानाधिकारी हैं, उनको निर्देश दे दिए गए थे कि जब तक ये जो मंथली वसूली ना दे तब तक इनके चालान काटे जाएं। तो उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया था। जो जमीनों के मामले थे, जो एफआईआर के मामले थे, उनको विधिवत तरीके से सुलझाने के बजाय उनमें अड़चनें डाली जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं कंपनी को टॉर्चर किया जा रहा था। कंपनी के अधिकारी जब उनसे मिलते थे तो उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। साफ तौर पर एक संकेत दे दिया गया था कि जो दलाल नीरज मीणा है उससे बात कीजिए, वही इसमें कुछ करेगा। यानी सरकारी सिस्टम जो पूरा था वो दलालों के हाथ में चला गया। धंधे में और कितने लोग शामिल थे, कितने खाकी वाले शामिल थे, क्या इसका कुछ अभी पता चल पाया? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत साफ सी बात है कि इसमें बहुत दरअसल में जब ये खुद एक जिला पुलिस के मुखिया थे तो इन्होंने सारे जो इनके अंडर में थाने आते थे वहां थाने अधिकारियों को विवश कर दिया था और एक बहुत बड़ा नेक्सस हो गया था। नेक्सस सिर्फ एक एनएचआई कंपनी से वसूली का नहीं था, बाकी वो मंथली वसूली करके इनको देते थे। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है, क्योंकि दौसा जिले में माइंस का कारोबार है, तो वहां पर जिस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार है, दूसरे एनएचए वहां हाईवे, शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी ऐसी जगह वहां पर, क्योंकि जब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएमआर में अजय माकन के महामंथन की बात कर लेते हैं। अजय माकन का महामंथन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा के साथ बैठक, अहम बैठक अजय माकन की। बैठक में 4 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। उपचुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा हो रही है। दोपहर 2 बजे पीसीसी में भी बैठक होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, उदयलाल आंजना, भौर सिंह भाटी भी इसमें शामिल होंगे। सुजानगढ़, सहारा, राजसमंद, वल्लभनगर सीट पर इसमें चर्चा होगी। उपचुनाव जीतने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। ये चर्चा हम लोगों ने उनके साथ में करनी है और
ये भी अपने आप में ये दोनों की दोनों मीटिंग्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसकी हम चर्चा करेंगे। नई डेडलाइन तय की है सर? डेडलाइन कुछ नहीं, डेडलाइन टारगेट्स होते हैं, तो टारगेट्स हम लोगों के सामने होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कयास बड़े जोरों से है कि बजट सत्र से पहले कुछ विस्तार देखने देखिए वो आप ही लोग चलाते हैं, आप ही लोग छापते हैं, तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि रिशफल वाली बात पे मैंने तो कभी भी एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। हाँ, राजनीतिक नियुक्तियों की हमारी जरूर वो है और हम लोग जो हैं राजनीतिक नियुक्तियों की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी उसकी शुरुआत हम लोग जल्दी से जल्दी हम कर सकें और इसी लिहाज से आज भी हम लोगों की देखिए इस हालात को पूरा देश जान रहा है। ये कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसानों की अपनी मांग है और मेरा तो केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि वो इसके बारे में बैठ के विचार करे और जो भी किसानों की मांग है उसको दूर करे और हो सके तो इन बिलों को वापस भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब अन्नदाता नहीं चाहता, पूरे देश में दिल्ली में माहौल एकदम विपरीत है, लोग नहीं चाहते किसान, कहीं न कहीं उनको लगता है कि इन बिलों के आने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो सरकार उसको वापस ले। जिस तरह के यहाँ पे बिल पारित करवाए थे, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को नहीं भेजा है, तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो राज्यपाल जी की तो क्या कोशिश है, हमारा तो जो काम है नीतिगत वो काम हमने किया है, वो तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर है। लेकिन कम से कम ये तो दर्शा रहा है कि ऊपर से दबाव है पूरा। देखिए, जनता ने जनादेश दिया निकाय चुनाव में और कांग्रेस पार्टी पिछले 25 सालों में जिन जगह पे जीत नहीं पाई वहां जीती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी झेप मिटाने के लिए चाहे कुछ भी दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि मतों का प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है, वार्ड हमारे ज्यादा हैं और निकाय भी हम ज्यादा जीतेंगे। ये 25 साल बाद परिवर्तन आया है, तो ये उपचुनाव हर हालत में चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसकी हमारी पूरी तैयारी, जनता हमारे साथ है। अभी तो नाश्ते पे सब लोग इकट्ठे हुए थे, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। कार्यकर्ता इंतजार तो कर ही रहा है, तो माकन साहब से पूछिए, आप वो बता सकते हैं। अभी तो राठौड़ साहब के यहाँ सब लोग नाश्ते पे आए थे और जैसे सोशल गैदरिंग होती है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या चल रहा है बैठक में? देखिए, तकरीबन 12:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई है। समय जो है वो 11:30 बजे का था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे देरी से ये बैठक शुरू हो पाई है। 4 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसे लेकर इसमें मंथन किया जा रहा है। जैसा आपने बताया अभी कि 4 मंत्री भी इसमें शामिल हैं। ये वो मंत्री हैं जिन्हें इन सीटों के लिए प्रभारी मंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजसमंद सीट है, सहाड़ा है, सुजानगढ़ है और वल्लभनगर है। इन सीटों पर पीसीसी की ओर से जो है वो 4 लोगों की टीम लगाई गई है, जिसमें एक प्रभारी मंत्री हैं, इसके साथ ही एक विधायक या विधायक प्रत्याशी हैं और 2 कांग्रेस के नेता हैं। तो इन्हें ये तमाम लोग जो है मौजूद हैं। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद है, पीसीसी चीफ भी इस बैठक में मौजूद है और मंथन यही किया जा रहा है कि किस तरह की रणनीति हो ताकि ये जो 4 सीटें हैं वो कांग्रेस जो है वो जीत सके, क्योंकि अभी जो है चुनौती वो कांग्रेस के समक्ष ही ज्यादा है, क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं इनमें से 3 सीटें कांग्रेस के पास थी। सहाड़ा से जो है कांग्रेस के विधायक थे, इसके साथ ही सुजानगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे और वल्लभनगर से कांग्रेस के विधायक थे। राजसमंद सीट जो है वो भाजपा के पास थी, तो चुनौती ज्यादा कांग्रेस के लिए है। और अजय माकन जब आए हैं कांग्रेस के प्रभारी, तो यही मंथन करने आए हैं कि किस तरह की रणनीति हो, किस तरीके से सरकार के कामकाज जो है वो क्षेत्र की जनता तक पहुंचाए जाए और क्या किया जा सकता है जिससे हम इन चुनावों में बेहतर नतीजे लेकर आ सकते हैं। जैसे ही सीएमआर में बैठक खत्म होगी उसके बाद यहाँ पीसीसी में एक बैठक है, 2 बजे से वो बैठक रखी गई है और पीसीसी में मंथन इस बात को लेकर होगा कि राजनीतिक नियुक्तियां, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में होनी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, प्रदेश स्तर पर भी कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियां अभी बाकी है, तो किन लोगों को तवज्जो दी जाए। 2 टास्क जो है वो अजय माकन द्वारा दिए गए थे पदाधिकारियों को, वो ये कि पैनल जो है वो तैयार किया जाए, 3-3 नामों का पैनल जिन पर मोहर लगाई जा सके। लगभग अब सभी जिलों ने वो पैनल तैयार कर लिए हैं जिन पर जो है मंथन इस बैठक में होना है। अजय माकन का जो दौरा है वो राजनीतिक मायने में इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि अभी जो है प्रदेश में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो जल्द हो सकता है, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां भी जो है वो जल्दी हो सकती है। हालांकि अजय माकन ने खुद इस बात का जो है वो जवाब दे दिया है। अजय माकन ने कहा है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई कवायद कांग्रेस की नहीं है।
हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है और किसे दी जाएगी राजनीतिक उसके लेकर कवायदे भी जो है बड़े स्तर पर की जा रही है। तवज्जो को पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट से जोड़कर देख सकते हैं हम। बिल्कुल जो है बैलेंस जो है वो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सियासी संकट में जिन लोगों ने साथ दिया था सरकार का, उन लोगों की भी बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसके साथ ही पायलट खेमा भी क्योंकि बाद में साथ में आया और क्योंकि अभी जो है मंत्री पद भी उन लोगों के पास नहीं है, तो उस खेमे का भी लगातार प्रेशर बना हुआ है। उनका प्रेशर ये है कि जो मंत्री, क्योंकि 3 मंत्री उस समय बाहर हुए थे मंत्रिमंडल से, खुद सचिन पायलट जो है बाहर हुए थे, इसके साथ ही रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह बाहर हुए थे, तो उनकी वापसी की जो है वो कवायदे हैं कि मंत्रिमंडल में वापस, और मांग यही की जा रही है कि बजट सत्र से पहले जो है वो अंदर जो है उनको लिया जाना चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अब खुद जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह किसी उनके ही खेमे के किसी और व्यक्ति को जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए। तो कवायद पायलट खेमे की ओर से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो अजय माकन द्वारा खुद के द्वारा दी गई थी राजनीतिक नियुक्तियों के लिए, लेकिन अब वो डेडलाइन निकल चुकी है, तो असंतोष बढ़ सकता है। लेकिन पार्टी का ही एक खेमा ये भी कह रहा है कि अगर उपचुनाव से पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, बजट सत्र भी क्योंकि अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जो खेमेबंदी है वो थमने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकती है। शुक्रिया दिनेश, नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम बैठक चल रही है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।